गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने प्लासी का युद्ध पढ़ा था। किसका युद्ध? प्लासी का। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। ठीक है, कहां पर हुआ था? प्लासी नामक स्थान। और ये किस नदी के तट पर है? भागीरथी नदी के तट पर। किसके किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब। बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। लेकिन सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र किसने कर दिया था? उसी के आंतरिक अधिकारियों ने। यानी नवाब की अपनी एक क्या होती थी? अधिकारी तंत्र, जिसको आप बोल सकते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या बोल सकते हैं? ब्यूरोक्रेसी। तो नवाब का जो अपना प्रशासनिक तंत्र था, उसी प्रशासनिक तंत्र के अधिकारियों ने उसे क्या किया? धोखा दिया। कौन कौन था? जैसे जगत सेठ, अमीर चंद, राय दुर्लभ, खादिम खान, है ना। फिर इसके बाद मानेक चंद, और उसके अलावा घसीटी बेगम। ये सब उसके क्या थे? विरोधी थे। तो ये सारे विरोधियों ने किसका साथ दे दिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। और युद्ध कहां पर हो गया? प्लासी नामक स्थान। ठीक है, इस युद्ध में सिराजुद्दौला के मुख्य सैन्य टुकड़ियों के नेतृत्व करता ना तो मीर जाफर आया, ना ही राय दुर्लभ आया, और ना ही खादिम खान आया। सिराजुद्दौला को साथ सिर्फ दो लोगों ने दिया, मीर मदान और मोहन लाल। इन लोगों ने सिराजुद्दौला का क्या दिया? साथ। लेकिन युद्ध स्थल पर मीर मदान और मोहन लाल की भी क्या हो जाती है? मृत्यु। इसके बाद सिराजुद्दौला अपने आप को हारता हुआ पाकर क्या हो जाता है? भाग जाता है। जब सिराजुद्दौला अपने आप को हारता हुआ पाकर भाग जाता है, तो वो पटना में कहीं जाकर छिप या शरण ले लेता है, जहां पर जो आपका मीर जाफर, जो इसके सैन्य बख्शी के पद पर था, जिसने वास्तविक में सबसे ज्यादा गद्दारी की थी, इस मीर जाफर के पुत्र मीरन, क्या नाम था उसका? मीरन। इस मीरन ने उसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद, सिराजुद्दौला की हत्या के बाद, बंगाल की जो गद्दी थी वो क्या हुई? खाली हुई। और चूंकि पहले से ही समझौता तय था कि यदि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है? विजय। तो फिर नवाब किसे बनाया जाएगा? मीर जाफर को नवाब बनाया जाएगा। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध के बाद जो है वो मीर जाफर को क्या बनाया गया? नवाब बनाया गया। तो बंगाल का नया नवाब मीर जाफर नियुक्त हुआ। और कब बनेगा? 1757। ठीक है, एक बात और, कि पहले से ही प्लानिंग थी किसके साथ? क्लाइव के साथ, कि हम आपको क्या देंगे? नवाब का पद देंगे। तो नवाब का पद देने के बाद इनको क्या करना पड़ेगा? नवाब का पद देने के बाद मीर जाफर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कई सारी शर्तें और मांगे जो पहले से निर्धारित हुई थी, उनको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसको नवाब का पद क्यों मिला था? क्योंकि इसने सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों की क्या की थी? सहायता। ठीक है, तो सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता मीर जाफर के द्वारा की गई थी, इसीलिए इसे बंगाल का नवाब बनाया गया। और जब ये बंगाल का नवाब बनेगा, तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आपके मीर जाफर से भर भर के चीजें लेगी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से मीर जाफर जो है वो कंपनी को क्या क्या देगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो आपका बंगाल वाला क्षेत्र है, कौन सा वाला? बंगाल। इस बंगाल वाले क्षेत्र में आपका उड़ीसा भी आता था, और क्या आता था? बिहार भी आता था। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या? बंगाल। इन तीनों क्षेत्र में उसने उसको क्या देना पड़ा? मुक्त व्यापार करने की अनुमति। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने अंग्रेजों को क्या दिया है? मुक्त व्यापार करने की अनुमति। फिर इसके बाद आप देखेंगे इसको कलकत्ता के पास कितने गांव देना पड़े? 24 परगने देने पड़े। और उन 24 परगनों की जमींदारी कौन करने लगा? अंग्रेज। ठीक है, तो अंग्रेजों को वहां की जमींदारी प्रदान की गई। फिर अंग्रेज जो अधिकारी थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को के उनको संपूर्ण भारत में निजी व्यापार करने की भी अनुमति मिल गई। क्या मिल गई? निजी व्यापार। तो आप देखेंगे जिस दस्तक को निजी व्यापार करने के लिए प्रदान नहीं किया जाता था, अब इनको निजी व्यापार करने के लिए भी दस्तक जारी करने लगे। और इसी दस्तक को अब याद रखना कि ये कर मुक्त व्यापार के माध्यम से कर पाएंगे। ठीक है, और इसके बाद एक बात बताओ, जब युद्ध हुआ था, तो युद्ध के बाद जो क्षति होती है उसका हर्जाना किससे लिया जाता है? हारे हुए से। किससे लेता है? हारे हुए पक्ष से।
तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि आप हरजाना भरिए। क्या भरिए? हरजाना। तो आपका जो मीर कासिम है, इसने उनके फोर्ट विलियम कलकत्ता पर सिराजुद्दौला ने जो हमला किया था और कलकत्ता फोर्ट विलियम वाले क्षेत्र पर जितना नुकसान हुआ था, तो युद्ध के हरजाने के रूप में और कलकत्ता जो क्षेत्र आपने हमारा ध्वस्त किया है, उसके हरजाने के रूप में 1,77,00,000 रुपए का हरजाना चुकाया। किसने? मीर जाफर। ठीक। इसके अलावा चूंकि वो नवाब बना था, तो नवाब बनने के बदले उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ भेंट देनी पड़ेगी। किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसने 17,50,000 रुपए की क्या करी? नजराने के रूप में भेंट दी। ठीक है। अच्छा, ये जो वॉटसन था, इसने आपके नेतृत्व किया था किसकी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का। तो सैन्य कमांडर को भी कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा कि नहीं? देना पड़ेगा। तो वॉटसन को कितने रुपए दिया? 10 लाख रुपए दिया। ठीक है, कि अच्छा हुआ आप युद्ध जीते, तब तो मुझे क्या मिलेगा? मौका। काय का मौका मिला? नवाब बनने का। और क्लाइव को नवाब बनने के बदले में कितना रुपए दिया? 20 लाख रुपए दिए। तो आप देखेंगे कि मीर जाफर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस कदर लूटा। ठीक है। और मीर जाफर जो है, वो कंपनी की भूख शांत करने के लिए या नवाब के पद को प्राप्त करने के बदले में क्या क्या चुकाया और कितना चुकाया? किसने चुकाया ये सब? मीर जाफर ने। ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि मीर जाफर जब आपका इतना चुकाएगा, कौन चुकाएगा आपका? मीर जाफर। तो मीर जाफर जो है, वो आपके इतने चुकाने के बाद क्या उसकी स्थिति अच्छी हो सकती है ना? तो इसने देखा कि भाई हमको कंपनी की सहायता से क्या मिल गई है? गद्दी तो मिल गई है। लेकिन इतना चुकाने के बाद भी अंग्रेज जो हैं, उनके उपहार मांगने की आदत छूट ही नहीं रही है। उपहार ऐसे नहीं कि आप हमको जो है वो एक वॉच दे दो, ठीक है ना, या आप जो है थोड़ा सा चाय वाय पत्ती भेज दीजिए, है ना। ऐसा उपहार नहीं, लाखों का उपहार होता था। कैसा होता था? लाख। भाई 20 लाख रुपए उपहार में, 10 लाख रुपए क्या मांग रहे हो उपहार में? तो ये 20 लाख 10 लाख कोई आसान रकम नहीं होती थी। ठीक है। इसके बाद रिश्वत भी बहुत मांगते थे। क्या मांगते थे? रिश्वत। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये उपहार और रिश्वत जो है, इनकी बहुत आदत ही बन गई और इन मांगों को पूरा करने में मीर जाफर असक्षम हो गया। वो बोलने लगा भैया अब तो हो ही नहीं रहा हमसे, हम तो अब तुमको पैसा वैसा अदा नहीं कर पा रहे। ठीक है। लेकिन आप देखें इसके बाद भी ठीक है करता रहा। कौन? मीर जाफर। परंतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोली कि हमने तुमको नवाब बनाया है। किसने नवाब बनाया है? हमने। तो तुमको हमारे सारे आदेशों को क्या करना पड़ेगा? पालन। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब मीर जाफर को नवाब के पद पर बैठाती है, तो वो उस पर दबाव बनाना शुरू करती है। क्या बनाना शुरू करेगी? दबाव। और ये दबाव कैसे कैसे बनाएगी? ठीक है। उसने कहा नवाब हो, हम जैसा कहेंगे वैसे वैसे निर्णय को आप क्या करें? जारी करें। तो पहला जो जाब आपकी जारी करवाया उसने, किससे? नवाब से। बोले कि ये जो आपका बंगाल प्रेसिडेंसी, कौन सी प्रेसिडेंसी है? ये बंगाल प्रेसिडेंसी ही बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसियों का क्या उठाएगी? खर्चा। तो भाई यहाँ पर हमारी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है, यहाँ का व्यापार और इस वाले क्षेत्र का जितना भी खर्चा है, ये कौन उठाएगा? बंगाल। तो नवाब पूछेगा क्यों? तो बोले बहुत समृद्ध है तुम्हारा बंगाल, तुम्हारे पास क्या आता है? बड़ी मात्रा में राजस्व आता है, तो तुम ही हमारे यहाँ वाले खर्चे को भी चलाओगे, बंबई प्रेसिडेंसी का भी और मद्रास प्रेसिडेंसी का खर्चा भी कौन चलाओगे? तुम। तो पहला आदेश उससे जारी करवाया कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों का खर्चा कौन उठाएगा? बंगाल प्रांत उठाएगा। दबाव में आके मीर जाफर ने यह आदेश क्या किया? जारी किया। ठीक। इसके बाद उससे दूसरा काम बोले कि ये जो तुम्हारा राजकोष है, इसमें जो ये बहुत सारा पैसा आता है, इस पैसे को आप क्या करेंगे? हम भारत से जितना भी निर्यात करते हैं, तो निर्यात करने में हम जो माल खरीदते हैं, उसकी लागत का खर्चा आप उठाओगे। और वो खर्चा आप कहां से वहन करा करोगे? बोले बंगाल के राजकोष से। ठीक है। तो ये जो बंगाल का राजस्व आपको प्राप्त होता है, इससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जितना भी निर्यात करेगी माल का, उसका लागत मूल्य का खर्चा भी कौन उठाना पड़ेगा? आपको ही उठाना पड़ेगा। ये आदेश भी क्या करवा लिया? जारी करवा लिया। यानी आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वो बंगाल पर क्या कर रही है? अपना नियंत्रण स्थापित कर ली और बहुत अधिक क्या करी? धन संपदा लूटी। किसके माध्यम से लूटी? मीर जाफर के माध्यम से। तो क्या मीर जाफर को एहसास नहीं होगा कि हम किस तरीके से लुटे जा रहे हैं?
ठीक है, होगा ना। तो मीर जाफर को ये बात बहुत ही जल्दी एहसास में हो गई कि कंपनी की मांगों को, उसकी लालसा को शांत करना इतना आसान नहीं है, और ये आपका क्या हो जाएगा, बहुत अधिक परेशान हो जाएगा। कौन परेशान हो जाएगा, मीर जाफर। अब ये मीर जाफर जो है, ये कंपनी से तो परेशान है ही है। किससे परेशान है, कंपनी से। कैसे परेशान हुआ, ये आपने जाना कि कौन कौन से आदेश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करवाए, जारी करवाए, किस तरीके से लाखों रुपए रिश्वत में लिए, उपहार लिया, नजराना लिया, युद्ध का हरजाना ले लिया, ये सब किसने ले लिया, कंपनी ने ले लिया। लेकिन क्या मीर जाफर जो है, इसने अपने खुद के नवाब, अपने इसके नवाब कौन था इसके पहले का, सिराजुद्दौला। कौन था आपका, सिराजुद्दौला। तो जब आपने सिराजुद्दौला को क्या करवाया, इसके खिलाफ गए, इसके खिलाफ क्या किया, षड्यंत्र किया, इसको तुमने मरवा दिया, और इसके तुम मीर बख्शी होके भी इसके साथ तुमने गद्दारी करी। तो क्या इस गद्दार को बंगाल रियासत के क्षेत्र में रहने वाले लोग आसानी से एक्सेप्ट कर पाएंगे, नहीं। तो आप देखेंगे कि मीर जाफर जो गद्दारी और षड्यंत्र के बदले में बंगाल का नवाब बना था, उसे बंगाल के कुछ लोगों ने शासक या नवाब के रूप में एक्सेप्ट करने से डिक्लाइन कर दिया, मना कर दिया कि हम तुमको नहीं मान सकते। क्या नहीं मान सकते, नवाब। तो आप देखेंगे कि इसे किसने किसने मना कर दिया। मिदनापुर एक क्षेत्र है, यहाँ के राजा कौन, राम सिन्हा, इन्होंने मना कर दिया कि हम आपको क्या नहीं मानेंगे, नवाब नहीं मानेंगे। ठीक है, अली खान नामक एक जमींदार था, इसने भी इसको शासक मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। ठीक है, दूसरी बात आप देखेंगे कि आपको पता है कि बंगाल एक क्या था, आपका प्रांत था, और इस प्रांत का गवर्नर या नवाब जो है उसे कौन नियुक्त करता था, केंद्रीय मुगल शासक। तो यहाँ पर आपके जो केंद्रीय मुगल सत्ता पर जो शासक हैं, जिनका नाम क्या है, शाह आलम द्वितीय। तो ये जो शाह आलम है, इन्होंने कहा कि तुमने अपने शासक के विरुद्ध जाकर क्या की थी, गद्दारी की थी, मैं तुम्हें यहाँ का बंगाल का गवर्नर मैं भी नहीं रहने दूंगा, मैं भी तुमसे बंगाल प्रांत का क्या करूंगा, जो गवर्नर का पद है या नवाब का पद है, मैं तुमसे छीनना चाहता हूं, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो आप सोचो, जिसके सबऑर्डिनेट बंगाल है और उसका जो सुपरमेसी पावर है, सुप्रीम पावर है, उसने भी बोल दिया कि हम तुम्हें बंगाल के नवाब के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम तुमसे सारे अधिकारों को क्या करना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं। तो अब मीर जाफर जो है वो दो तरीके के संघर्षों का सामना करेगा। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दबाव और उनकी लालसा का शांत न होना, और दूसरा संघर्ष जो है वो उसके नवाब के रूप में लोगों का स्वीकृत ना किया जाना, ठीक है, या वैध शासक के रूप में उसे मान्यता ना मिलना। ये संघर्ष कौन देख रहा था, आपका मीर जाफर देख रहा था। ठीक है, एक और बात कि वो जो दुर्लभ राय था, जो कि आपके सिराजुद्दौला की सेना में सैन्य कमांडर था एक, जिसने आपके सिराजुद्दौला को क्या किया था, धोखा दिया था। तो यही दुर्लभ राय जो है वो मीर जाफर के खिलाफ भी कार्य कर रहा था। उसने सिराजुद्दौला के खिलाफ तो काम किया ही किया, वो मीर जाफर के खिलाफ भी क्या कर रहा था, काम। लेकिन ये दुर्लभ राय जो है, इसके इस गतिविधि के बारे में कि दुर्लभ राय मीर जाफर के क्या कर रहा है, विरुद्ध काम कर रहा है, तो उसको पता चल जाता है कि ये काम कर रहा है। अब वो दुर्लभ राय को क्या देना चाहेगा, सजा। लेकिन ये दुर्लभ राय किसके अधीन बैठा रहता था हमेशा, पूरे टाइम रॉबर्ट क्लाइव के अधीन बैठा रहता था। तो ये उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा था। ठीक है, कौन, आपका मीर जाफर। परिणाम स्वरूप मीर जाफर क्या हो जाएगा, बहुत अधिक परेशान हो जाएगा। और अब वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती मांग है और जो आंतरिक परेशानियां हैं, इनसे त्रस्त होने के बाद सोचेगा कि कैसे भी मैं क्या करूं, अब छुटकारा पालूं। तो वो सोचा कि एक काम करते हैं, इनके देखो ये जो आपके यूरोपीय शक्तियां हैं, कौन है आपके यूरोपीय देशों से कौन कौन आए थे, सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली। कौन आए थे आपके, दूसरे नंबर पर कौन आए थे, डच। तीसरे पर अंग्रेज आए थे, कौन आए थे आपके, अंग्रेज। चौथे पर डेनिस, और आपके फ्रांस। ठीक है, तो इसने दिमाग लगाया कि इनको इन्हीं के विरोधियों से हरवा दूं। किसने दिमाग लगाया, मीर जाफर ने। बोले कि क्यों ना मैं इन डचों को बुलवाऊं। किनको बुलवाऊं, डचों को, और अंग्रेजों को इनके खिलाफ क्या करवा दूं, लड़वा दूं। तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ क्या होंगे, लड़ेंगे। तो मैं डचों को अपने पक्ष में ले लेता हूं और अंग्रेजों के साथ क्या कर देता हूं, लड़ा लेता हूं। तो यार यही दोनों लड़ने आपस में, और मैं क्या बना रहूंगा, नवाब बना रहूंगा।
मतलब नवाब के पद की अभी भी चिंता थी। किसको? है ना, कि भले हम अंग्रेजों के विरुद्ध जाके बने रहें, लेकिन बने तो रहेंगे। ठीक है, और किसके सहयोग से बन जाएंगे? डचों। तो इसने बोला, इसने डचों को लालच देना शुरू किया। बोले अरे डच भाई आ जाओ, तुम्हारी व्यापारिक कंपनी बंगाल वाले क्षेत्र में हम क्या देंगे? स्थापित करने की अनुमति देंगे, बढ़िया। और तुमको एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? तो बोले तुम अंग्रेजों का सफाया करो। डच भी बड़े लालची। ठीक है, डच सोचे कि आ जाते हैं, कहाँ? बंगाल। तो डच कहाँ आने लगे? बंगाल की तरफ आगे बढ़ने लगे। जब डच की सेना बंगाल की तरफ आगे बढ़ने लगी, कलकत्ता तक, कहाँ तक आगे बढ़ने लगी? कलकत्ता तक। तो कलकत्ता ना पहुंच पाए, इसीलिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने डचों की सेना को चिनसुरा नामक स्थान तक ही रोक दिया। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो डचों के पास पहुंच गई। कहां पर? चिनसुरा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये चिनसुरा तक इन लोग क्या हो जाते हैं? पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर जो डच हैं, क्या है आपके? डच वर्सेस आपके कौन? अंग्रेज। इनका क्या होगा? युद्ध होगा। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इनकी खूब पिटाई करी। किनकी? बोले तुम आओगे हमारे खिलाफ। किसने बोला? अंग्रेज ने। है ना, अब तुमको बताते हैं। ठीक है, फिर मारते मारते उसको पूछ भी लिया। किसने किसने बुलाया था तुमको यहाँ? ठीक है, किसने बोला? डचों ने। ठीक है, तो डच क्या करे? डर के मारे बोल दिए वो ही बुलाया था, जाफर। कौन बुलाया था? तो अब यहाँ से अंग्रेजों को किसके षड्यंत्र का खुलासा हो गया? मीर जाफर। तो यहाँ अंग्रेज बोलेंगे मेरी बिल्ली मेरे से म्याऊं। है ना, मतलब क्या बोलेंगे? हमने तुम्हें नवाब बनाया और तुम जो है वो हमारे ही खिलाफ धोखा दे रहे हो सनम। ठीक है, कौन बोल रहा है? ठीक है, किसको बोल दिए? मीर जाफर। तो बोले अब तो तुम्हारी गद्दी गई। ठीक है, किसकी गद्दी गई? मीर जाफर की गद्दी गई। ठीक है, तो यहाँ तो डच पराजित हो गए, यानी अंग्रेजों को सफलता मिल गई। किसके खिलाफ? डचों के खिलाफ। लेकिन अंग्रेजों को ये पता चल गया कि ये जो मीर जाफर है ना, इसने फिर से हमारे साथ क्या कर दी? गद्दारी कर दी। ठीक है, तो अब ये मीर जाफर को क्या करना चाहेंगे? पद से हटाना चाहेंगे। ठीक है, और पद से जब हटाना चाहेंगे, तो एक बात बताओ, नवाब का पद जो है ना, ये आपके उत्तराधिकार वाला है, कि इसके बाद ये वंशानुगत हेरिडिटरी होता है। इसके बाद ये बनेगा, इसके बाद ये बनेगा, और इसके बाद ये बनेगा। तो आप देखेंगे कि नवाब के पद पर कौन है आपके? मीर जाफर। ठीक है, और ये जो मीर जाफर है, इसका एक क्या है? बेटा। ठीक है, तो इसका बेटा जो था वो था एक मीरन। इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु। एक बेटा जो था इसका नाम था नजमुद्दौला। क्या नाम था? नजमुद्दौला। ये जो नजमुद्दौला था, इसका ये अल्पवयस्क है। कैसा है? अल्पवयस्क। और मीरन का जो बेटा है ये, ठीक है, तो बेटा यानी ये मीर जाफर का क्या हुआ? पोता। ठीक है, तो ये है। मीर जाफर की एक क्या थी? बेटी थी। और बेटी का क्या रहेगा? पति, यानी एक कौन रहेगा? दामाद। और दामाद का नाम है मीर कासिम। ठीक है, तो अब जो है अंग्रेज एक नया नवाब ढूंढने लगे कि किसको मीर जाफर की जगह बिठाया जाए। तो ये नजमुद्दौला उस समय में इतना योग्य समझ में नहीं आया। ठीक है, दूसरी बात कि वो सोचे कि अगर किसी अल्पवयस्क को अगर भी बैठा देते हैं, ठीक है, तो भी क्या होगा कि हमको परेशानी जाएगी, कि हम उससे अपनी नीतियां, पक्ष वगैरह आदि नहीं दिखवा पाएंगे। एक और बात, अल्पवयस्क को अगर बैठाएंगे तो हमको प्रशासन भी देखना पड़ेगा, और प्रशासन की जिम्मेदारी अंग्रेज लेना नहीं चाहते। अंग्रेज सिर्फ दीवानी की जिम्मेदारी लेना चाहते, पैसा बस चाहिए उनको। प्रशासन हम क्यों चलाएं? हमारा क्या? हमारा कोई भारत है क्या? अंग्रेजों को ऐसा लगता है। हमें क्या करना तुम्हारे प्रशासन से? है ना, तो बंगाल के प्रशासन की जिम्मेदारी वो नहीं लेना चाहते थे। तो अब यहाँ पर देखें आप कि मीर जाफर का जो पोता वो अल्पवयस्क है और ये ना समझ है, इन दोनों को वो बैठाने की सोचेंगे नहीं। इनने सोचा कि हम किसको नवाब बनाएं? मीर कासिम को नवाब बनाएं। ऐसा कौन सोचने लगा? अंग्रेज। लेकिन मीर जाफर कहा कि मैं तो तुम लोगों से भैया बहुत परेशान, हाथ जोड़ा, तुम्हें मेरे बदले जो है वो एक आध उत्तराधिकारी चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि मेरा उत्तराधिकारी कौन बने? मेरा पोता बने। कौन बने? मेरा पोता। तो इसको बना दो। लेकिन अंग्रेज जो है वो किसको बनाना चाहेंगे? कासिम को, क्योंकि कासिम खुद सामने से आके कह रहा है हमको बनाओगे तो हम भी तुमको ये देंगे। ठीक है, यानी फिर से यहाँ क्या हो रही है? डील किसके साथ हो रही है? कासिम के साथ।
क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अब आप देखेंगे कि ये जो डीलिंग है ये कैसे फिक्स होगी। अच्छा, एक चीज और कि जब ये आपके मीर जाफर ने डचों को बुलवा के चिंसुरा में लड़ाई करवाई, उसी दौरान आप देखेंगे कि इस लड़ाई के पहले ही या इस लड़ाई के समय ही रॉबर्ट क्लाइव जा चुका है। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760 तक भारत में रहा। कब तक? 1760। और तब तक ये क्या रहा? बंगाल का कंपनी के अधीन गवर्नर। बंगाल का किसके अधीन गवर्नर रहा? कंपनी के अधीन गवर्नर रहा। 1760 में कौन चला गया? रॉबर्ट क्लाइव चला गया। तो एक आपके कार्यकारी बंगाल का गवर्नर बनाया गया जिसका नाम है हालवेल। और हालवेल जो था वो अस्थायी गवर्नर बनाएगा। हालवेल के बाद एक स्थायी गवर्नर का नियुक्ति की गई बंगाल में कंपनी के अधीन जिसका नाम है वेंसी टाट। तो जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी है इसमें एक नए गवर्नर की नियुक्ति हुई, किसकी? वेंसी टाट की। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो उत्तराधिकार का संघर्ष चलेगा, किसका संघर्ष? कि मीर जाफर का बेटा बने, ठीक है, कि आपका दामाद मीर कासिम क्या बने? नवाब बने, अगला नवाब बने। तो जो आपके बंगाल का गवर्नर है जो कंपनी के अधीन है, क्या नाम है उसका? वेंसी टाट। इसने उसके दामाद मीर कासिम को अगला नवाब नियुक्त किए जाने का क्या लिया? पक्ष ले लिया। ठीक है, यानी अब अगला नवाब किसे नियुक्त किया जाएगा? मीर कासिम को नियुक्त किया जाएगा। और ये जो रॉबर्ट क्लाइव साहब जो हैं, इन्होंने भारत में बड़ी सफलताएं अर्जित की थी। ठीक है, कहाँ कहाँ करे थे? अरकोट के युद्ध में, त्रिचनापल्ली के युद्ध में, सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर को जितवाने में, प्लासी के युद्ध को जितवाने में, ठीक है, और इसके बाद आपका डचों के विरुद्ध चिंसुरा के संघर्ष को जितवाने में। ठीक है, इतना सारा जब रॉबर्ट क्लाइव जो है इसने अपना योगदान दिया, ठीक है, तो इसकी वहां पर कुछ वाहवाही होएगी कि नहीं होएगी? होएगी। तो इसको वहां की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, जब ये इंग्लैंड पहुंचेगा तो इसे डॉक्टरेट की मानद उपाधि से क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। किसको? हाँ, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को क्या किया जाएगा? सम्मानित। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सत्ता परिवर्तन के बाद कौन बन जाएगा? आपका मीर कासिम क्या बनेगा? बंगाल का अगला नवाब। तो क्या मीर कासिम भी पपेट नवाब है? हाँ, इनने तो डीलिंग ही करी थी ना, किसके साथ? मीर कासिम के साथ। तो आप देखेंगे कि मीर कासिम और जो अंग्रेज गवर्नर बंगाल का कौन था? वेंसी टाट, इन्होंने आपस में क्या किया? गुप्त समझौता। और मीर कासिम ने बोला कि हम आपको आवश्यक धन क्या कर देंगे? अदा कर देंगे, यदि आप हमें क्या बनाएंगे? बंगाल का नवाब। ठीक है, तो अब बंगाल के नवाब पद के लिए वेंसी टाट किसका समर्थन कर देगा? मीर कासिम का समर्थन कर देगा। और अगला नवाब कौन बन जाएगा? मीर कासिम। ठीक है, अब ये जो मीर कासिम है ये एक बहुत योग्य व्यक्ति, कैसा व्यक्ति है? योग्य। लेकिन लालच में नवाब बन गया, परंतु बाद में इसकी भी आंखें जल्दी खुल गई। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये आगे क्या क्या काम करेगा। तो ये जो मीर कासिम है ये अधिक योग्य व्यक्ति है और इसको क्या बना दिया गया? नवाब। जब नवाब बनेगा तो पहले से डील हुई थी किसके साथ? वेंसी टाट के साथ। तो इसको भी अब अंग्रेज वेंसी टाट को क्या करना पड़ेगा? कुछ कुछ चीजें देनी पड़ेगी। तो इसने आपके बंगाल वाले क्षेत्र में बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव जिलों की क्या दे दी? जमींदारी प्रदान कर दी। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे कि नवाब पद पर बैठाने के लिए उसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को 29 लाख रुपए की क्या चुकाई? राशि चुकाई। अब इसके ऊपर भी क्या करने लगे? दबाव बनाने लगे। क्या दबाव बनाने लगे? बोलने लगे कि ये जो तुम्हारी ब्यूरोक्रेसी है, जो तुम्हारा प्रशासनिक तंत्र है, जिसमें तुम अपने मन पसंद के क्या करते हो? अधिकारियों को रखते हो, इसमें तुम हमारे कहे अनुसार लोगों को क्या करोगे? नियुक्ति दोगे। तो ये अब मीर कासिम जो है वो लगातार जो अंग्रेजों की चाल है इनको जल्दी से जल्दी समझ लेगा और अब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्या करने लगेगा? निर्णय लेने लगेगा। तो ये मीर कासिम कौन कौन से निर्णय बंगाल वाले क्षेत्र में लेता जाएगा? सबसे पहले कि इसने कहा कि हमारी ब्यूरोक्रेसी है, ये मैं नवाब हूं और ये मेरी ब्यूरोक्रेसी है, मेरी नौकरशाही है, मैं चाहूं तो अपने पसंद के जिस अधिकारी को जो पद देना चाहूंगा मैं वो दूंगा। जैसे आज वर्तमान में आप मोदी जी को देखते हैं ना कि कोई भी सत्ता पक्ष में जो व्यक्ति विजित होके आता है और वो सत्ता दल के द्वारा क्या किया जाता है? नेता बनता है। तो वो व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बनता है तो प्रधानमंत्री का ये विशेषाधिकार होता है कि वो अपने पसंद के व्यक्तियों को किस पद पर रखेगा।
रक्षा मंत्री के पद पर किसे रखेगा, तो वित्त मंत्री के पद पर किसे रखेगा। तो भाई यहाँ पर भी तो ऐसे ही है कि नवाब जो है वो क्या करेगा, अपने पसंद के अधिकारियों को रखेगा। ठीक है, तो इसने बोला कि नहीं, अपने पसंद के अधिकारियों की मैं क्या करूंगा, नियुक्ति खुद करूंगा, आप मुझे नहीं बताओगे कि मैं किसे रखूं और किसे नहीं। ठीक है, दूसरी बात जो है, इसने सोचा कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ बहुत अधिक क्या कर रही है, हमको परेशान कर रही है, और इसका मेन कारण युद्धों में जीतने का यह है कि इनकी सेना हमसे ज्यादा क्या है, ताकतवर है, ज्यादा आधुनिक अस्त्र शस्त्र वाली है और ज्यादा ट्रेंड है। कैसी है, ज्यादा ट्रेंड। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी खुद की आर्मी का क्या करूं, गठन करूं, और गठन करने के साथ साथ मैं क्या करूं, अपनी आर्मी को जो सैनिक होंगे उनको प्रशिक्षित करूं। तो अब ये क्या करेगा, सेना को प्रशिक्षित करना चाहेगा। लेकिन आप देखें कि ये जो आपका बंगाल क्षेत्र है, इसे अपन ऐसा मान लेते हैं, तो अगर यहाँ पर क्या है आपका कलकत्ता, यहाँ क्या है आपका कलकत्ता, और यहाँ क्या है आपका मुर्शिदाबाद, तो आप देखेंगे कि कलकत्ता और मुर्शिदाबाद जो यहाँ की राजधानी है, ये कैसे हैं, पास पास है। तो इसने सोचा कि अगर मुर्शिदाबाद में मैं अपनी सेना का उन्नयन करना, गठन करना, अस्त्रागार, शस्त्रागार, सैन गन फैक्ट्री बनाना, बारूद गोला बनाना, नए आधुनिक यंत्र बनाना, सैन्य अस्त्र बनाना, ये अगर करता हूं कहाँ, मुर्शिदाबाद में, तो कलकत्ता के पास इसकी दूरी कम है, किसी भी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लग जाएगी, भनक लग जाएगी, और फिर मुझे क्या कर देंगे, इन लोग हटा देंगे। तो इसने सोचा कि सबसे पहले तो क्या करें, राजधानी का परिवर्तन। और ये कहाँ लेकर जाता है राजधानी को, मुंगेर लेकर जाता है। कहाँ लेकर जाता है, मुंगेर। तो मुंगेर वर्तमान बिहार में आता है, कहाँ आता है, बिहार। तो इसने राजधानी का परिवर्तन मुर्शिदाबाद से कहाँ कर दिया, मुंगेर कर दिया, और इस मुंगेर वाले स्थान पर अपना पूरा सेना का गठन करने का, स्थायी सेना बनाना, शस्त्रागार अस्त्रागार बनाना, और इसके अलावा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोधी थे, कौन, फ्रांसीसी और डच लोग, इन लोगों से सहयोग लिया कि आप लोग अपनी आर्मी को जिस तरीके से ट्रेंड करते हैं, वैसे ही जिस आर्मी को मैं यहाँ डेवलप्ड कर रहा हूँ, आप लोग को क्या दीजिए, सहायता दीजिए। ठीक है, तो उनको पैसे वैसे इसने अदा किया, और उनके माध्यम से अपनी आर्मी को क्या करवा लिया, ट्रेंड। कहाँ करवा लिया, मुंगेर में। और मुंगेर में एक स्थायी सेना बंगाल के नवाब के नेतृत्व में गठित कर ली, किसने, ठीक है। तो इसके लिए उसको क्या काम करना पड़ा, राजधानी का परिवर्तन करना पड़ा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मैप पे यहाँ देख लें, ये क्या है आपका कलकत्ता, और कलकत्ता से ये क्या है आपका मुर्शिदाबाद, लेकिन ये राजधानी को यहाँ लेकर जा रहा है, कहाँ, मुंगेर। तो आप देखेंगे ये जो है, ये कहाँ ले आया, इसको मुंगेर नामक स्थान पर ले आया, किसने ले आया। तो ये दूरी क्या हो गई, अब कलकत्ता से बहुत ज्यादा हो गई, कलकत्ता से मुंगेर की दूरी क्या है, बहुत ज्यादा। तो अब आप देखेंगे ये आसानी से यहाँ पर बैठकर क्या करेगा, अपनी सेना को प्रशिक्षित कर लेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है वो लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ वो अपनी सेना को प्रशिक्षित कर लेगा, और उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार में अनियमितता रख रही थी, निजी व्यापार पर दस्तक जारी कर रही थी, कर मुक्त व्यापार कर रही थी, इसको अब दूर करने का क्या करने लगा, प्रयास करने लगा। अब ये जो है, ये प्रयास करेगा कि नहीं, आप लोग किसी भी स्थिति में हमको क्या करिए, कर चुकाइए। तो इसने बंगाल के गवर्नर से क्या किया, संपर्क किया, और बंगाल का गवर्नर कौन था, वेंसी टाट। इसने कहा कि आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर बंगाल के क्षेत्र में क्या करना है, रहना, हमारे क्षेत्र से आपको आयात निर्यात व्यापार गतिविधियों को अगर करना है, तो आपको बंगाल के नवाब की बात सुननी पड़ेगी। और इसने बोला कि यार, हमारे जो भारतीय व्यापारी हैं वो 40% का कर अदा करते हैं, कितने परसेंट का, 40%, 40% का आयात निर्यात कर, चुंगी कर वगैरह देते हैं, और आप कर मुक्त की बात करते हो। इससे तो हमारा राजकोष क्या होता जा रहा है, खाली होते जा रहा है। तो आप कम से कम कुछ राशि तो दो, 40% भारतीय व्यापारियों जैसा नहीं दे रहे हो। तो वेंसी टाट ने कम ज्यादा कम, अरे नहीं थोड़ा और कम, और कम करते करते इनकी डील कितने परसेंट पर फिक्स हो गई। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो आपका क्षेत्र है, कलकत्ता में जो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या है, काउंसिल, कलकत्ता में क्या है, काउंसिल। और आप देख रहे हैं कि राजधानी क्या थी, मुर्शिदाबाद, जिसको उसने परिवर्तित कहाँ किया है, मुंगेर। तो ये वेंसी टाट जो है वो अकेले चला गया, किसके साथ, नवाब के पास। तो मीर कासिम और नवाब के पास ये जो आपका मुंगेर नामक स्थान है, यहाँ पर क्या हो गई, डील हो गई।
और वेंसी टाट ने कलकत्ता की काउंसिल से पूछे बिना ही यह संधि कर ली। ठीक है कि हाँ ठीक है, अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल वाले क्षेत्र में जितना भी व्यापार करेगी उस पर आपके कितना टैक्स चुकाएगी, आपके 9% का क्या करेगी, कर चुकाया करेगी। ठीक है, अब जब वेंसी टाट गया यहाँ से वापस कलकत्ता, तो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की जो काउंसिल थी उसको बताया कि हम ऐसा समझौता करके आ गए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो यहाँ पर कलकत्ता की काउंसिल थी, इसमें कोई भी निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। तो वेंसी टाट को बोले कि तुम कौन होते हो ये निर्णय लेने वाले, तुमने लिया है तुम जानो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो कर मुक्त व्यापार ही करेंगे। हम क्या करेंगे, कर मुक्त व्यापार ही करेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि वेंसी टाट तो यहाँ वादा करके आ गया, किसके साथ, मीर कासिम के साथ, कि भाई हम लोग कितना देने वाले हैं, 9% चुकाएंगे। लेकिन कलकत्ता काउंसिल ने वेंसी टाट के इस निर्णय को निरस्त कर दिया और बोले कि हम इसे मानने वाले नहीं हैं। तो अब ये मीर कासिम जो है इसको आ जाएगा गुस्सा कि यार आपने मुंगेर में जो हमारे साथ संधि करी, इस संधि को आपने क्या कर दिया है, अस्वीकृत कर दिया, आप इसका पालन नहीं कर रहे हैं, आप अभी भी क्या कर रहे हैं, मुक्त व्यापार ही कर रहे हैं। तो मीर कासिम जो है वो अब कहेगा कि आपने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया, वो असंतुष्ट हो गया, अब वो अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर देगा, युद्ध। तो आप देखेंगे कि मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में लगातार 1763 में 3 युद्ध होंगे। और ये जो छोटी छोटी लड़ाइयां हैं ये 3 अलग अलग स्थानों पर होती। पहली लड़ाई आपके बर्दवान के निकट कहाँ हो रही है, कहवा में। दूसरी लड़ाई आपके मुर्शिदाबाद जिले के निकट गिरिया में हो रही है। और तीसरी लड़ाई जो है वो राज कमल के निकट क्षेत्र पे हो रही है। इन तीनों ही लड़ाइयों में मीर कासिम पराजित हो जाता है। क्या हो जाता है, और पराजित होने के बाद ये मुंगेर से कहाँ भाग जाता है, पटना भाग जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पटना जब भाग जाएगा तो बंगाल की नवाब की गद्दी क्या हो जाएगी, खाली। तो अब मीर कासिम के बजाय किसको बिठाएं, तो अंग्रेजों ने कहा कि यार ये फिर खाली हो गई यहाँ नवाब की गद्दी। तो बोले अरे वो मीर जाफर आ जाओ, तुमको फिर से क्या कर देते हैं, बना देते हैं नवाब। तो मीर जाफर यहाँ पर क्या बना दिया गया, पुनः नवाब बना दिया गया। लेकिन मीर कासिम अपनी इन असफलताओं को इतनी आसानी से सहन नहीं कर पाया। इसने सोचा कि मैं बंगाल की गद्दी तो वापस लेकर ही रहूंगा। तो अब ये पहुंचेगा कहाँ, तो आप देखेंगे कि ये जो आपका इंडिया का मैप है, इस पर आपको केंद्रीय मुगल सत्ता पर कौन बैठा है, शाह आलम द्वितीय। यहाँ कौन बैठा है, शाह आलम। यहाँ क्या है आपका अवध प्रांत, और ये क्या है आपका बंगाल प्रांत। इस क्षेत्र को आप देखते हैं, ये है अवध। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है वो है आपका दिल्ली वाला। ठीक है, तो आप देखेंगे कि प्लासी के युद्ध के बाद, किस युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने अवध और आपके मुगल सत्ता का जो शासक था, इन दोनों को एक छोटे से युद्ध में पराजित किया था। तो ये दोनों भी क्या थे, पराजित थे पहले से। तो मीर कासिम इन दोनों के पास पहुंचा। उस समय में अवध का जो नवाब है उसका नाम है सुजाउद्दौला। क्या नाम है, सुजाउद्दौला। तो उसने सुजाउद्दौला से क्या किया, संपर्क साधा, और दिल्ली पर की गद्दी पर बैठे हैं आपके शाह आलम द्वितीय। तो इसने शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला के साथ संपर्क साधा, और मीर कासिम ने कहा कि क्या आप दोनों मेरा साथ देंगे। ठीक है, मैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना चाहता हूँ, उखाड़ फेंकना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इन लोग बोले कि हाँ हाँ भाई देंगे साथ, क्योंकि हम लोग को भी इसने हराया है। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, अवध के नवाब और आपके कौन, सुजाउद्दौला प्लस आपके शाह आलम द्वितीय, ये और मीर कासिम, ये तीनों क्या हो गए एक साथ, किसके खिलाफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और इन लोगों ने अपना क्या बना लिया, त्रिपक्षीय संगठन। क्या बनाया, एक ट्राइलेटरल आपके अलायंस बनाई, और बोले कि अब अपन के पास सेना कैसी हो जाएगी, ज्यादा। देखो मुगल सत्ता की सेना भी, अवध की सेना भी, और मैं भी अपनी मुंगेर में क्या बना चुका हूँ, सेना। और मेरी सेना भी यूरोपियन तर्ज पे ही है, यानी जैसे ब्रिटिशर्स की सेना होती है ना, वैसे ही मेरी भी क्या है, सेना है। मैंने ना वहीं यूरोपीय लोगों को बुलवा के, सैनिक रखवा के अपनी सेना का क्या करवाया हूँ, गठन। और मेरे पास भी बहुत सारा गोला बारूद अस्त्र शस्त्र सब है। तो चलो अपन तीनों मिलकर क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। ठीक है, इसके इसके कहने में दोनों आ गए, कौन, सुजाउद्दौला अवध का नवाब, और दिल्ली का नवाब कौन, शाह आलम द्वितीय, और ये मीर कासिम। ठीक है, अब ये तीनों जो हैं वो आपके क्या करेंगे, लड़ाई कहां पर करेंगे, तो आंसर है बक्सर नामक स्थान
स्थान पर। कहां पर करेंगे? बक्सर। ठीक है, तो इन तीनों के साथ त्रिपक्षीय समझौता होगा और लड़ाई होगी बक्सर में। कहां होगी? बक्सर। तो सबसे पहले आप बक्सर की लोकेशन देखें। इसके पहले जो युद्ध हुआ था वो प्लासी में हुआ था, ये आपके भागीरथी की नदी के तट पर। और अब जो युद्ध हो रहा है वो आपके गंगा यमुना दोआब क्षेत्र पर। ये है आपकी गंगा नदी और गंगा की सहायक नदी है यमुना। तो यमुना और गंगा का जो ये दोआब वाला रीजन है, इस वाले क्षेत्र पर ये जो रीजन है इसे जाना जाता है बक्सर के नाम से। किस नाम से? बक्सर। इस बक्सर नामक स्थान पर युद्ध होगा जो कि आज वर्तमान बिहार में। कहां पर है? और प्लासी कहां पर है? प्लासी कहां पर है? बंगाल में है। ठीक है, तो प्लासी बंगाल में है और बक्सर आज की कहां है? बिहार में। तो आप देखेंगे कि ये है आपका बक्सर नामक स्थान। क्या है आपका? बक्सर। अवध के नवाब की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी आपकी प्रयागराज। क्या है आपकी? जिसको आज आप किस नाम से जानते हैं? इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, या इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। तो पहले उसे इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये है आपका इलाहाबाद, अवध के नवाब की प्रारंभिक राजधानी, बाद में लखनऊ बन गई थी। ठीक है, और ये है आपका दिल्ली। क्या है आपका? दिल्ली। तो ये है दिल्ली, ये है इलाहाबाद और ये है आपका बक्सर नामक स्थान। ठीक है, तो इन तीनों की सेना जाके कहाँ खड़ी हो गई? इस बक्सर पर। और अंग्रेजों की सेना कहाँ आएगी? यहाँ से। ये क्या है आपका? कलकत्ता। अब यहाँ पर क्या होने वाली है? आमने सामने की लड़ाई। ये लड़ाई होगी 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, और इस लड़ाई में कौन कौन भाग लेगा? एक तरफ है 3 लोग और एक तरफ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस लड़ाई में जो 3 लोग हैं वो है आपका बंगाल का नवाब, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम दुथी। इन लोग कितनी सेना लेके पहुंचे? 40,000। ठीक है, जबकि इनके खिलाफ अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है, किसके आदेश पर? गवर्नर वेंसीटाट के आदेश पर। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का कंपनी के अधीन गवर्नर वेंसीटाट है, जिसने अपने सेना को आदेश दिया। हेक्टर मुनरो सैन्य कमांडर बना और कितनी सेना लेकर पहुंचा? 10,000 की सेना लेकर पहुंचा। ठीक है, लेकिन ये 10,000 की सेना इनकी 40,000 सैनिकों पर भारी पड़ी और आप देखेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या मिल जाती है? विजय। ठीक है, युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। कहां पर? बक्सर में, बिहार के पास। युद्ध में विजयी कौन हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके नेतृत्व में? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व। ठीक है, क्लियर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मीर कासिम जो है वो पुनः युद्ध स्थल को छोड़कर क्या कर जाएगा? भाग जाएगा। ठीक है, और शाह आलम द्वितीय की सेना ने और आपके सुजाउद्दौला की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इवन अवध का नवाब जो सुजाउद्दौला है उसने बोला कि अब हम आपके खिलाफ नहीं जाएंगे, 2 बार हार गए, चलो अब फ्रेंड्स का हाथ बढ़ाएं। किससे बोले? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है, लेकिन युद्ध के बाद क्या होती है? आपके संधि होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि संधि करने के लिए, संधि में देखो, संधि करते समय जो जीता हुआ पक्ष होता है ना, वो सोचता है कि हारे हुए पक्ष से कितना ही लूट लें, हारे हुए पक्ष से क्या कर लें? कितना ही लूट लें। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज समझो कि रॉबर्ट क्लाइव जब बंगाल का गवर्नर बना प्लासी के युद्ध के बाद, और संपूर्ण बंगाल क्षेत्र रॉबर्ट क्लाइव ने जीत कर दिया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ अच्छा प्रशासन संभालना था कि नहीं संभालना था? संभालना था। तो रॉबर्ट क्लाइव बोले कि अरे बंगाल हम तुमको जीत के दे गए हैं कंपनी को, अब जाते हैं थोड़ा बंगाल, कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड, हम वहां एंजॉय करेंगे, अब तुम लोग यहाँ संभालना। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि ना हालवेल और वेंसीटाट दोनों ही ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर बने अगले बंगाल में, वो लोग जो हैं वो कंपनी की गतिविधियां इतनी मजबूत नहीं रह पाई कि वो अगले नवाब को क्या कर पाती? नियंत्रित कर पाते। तो मीर कासिम पर ये नियंत्रण खो बैठी और दोबारा क्या हो गया? युद्ध हो गया। कौन सा युद्ध हो गया? बक्सर का युद्ध। तो वहां से आपके बोला गया कि यार क्या कर रही है? डायरेक्टर कहाँ बैठे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लंदन में। वो कह रहे हैं क्या कर रहे हो? इतना बड़ा क्षेत्र जीत के दिए थे, तुम बार बार खो देते हो, है ना? बार बार यहाँ पर अशांति और संघर्ष की स्थिति कैसे उत्पन्न हो रही है? चलो वेंसीटाट तुम वापस आओ। ठीक है, तो वेंसीटाट को क्या कर दिया? वापस। और क्या बोले? अरे रॉबर्ट क्लाइव तुम जाओ वहां, तुम बहुत बढ़िया प्लेयर, अब तुमको फिर से यहाँ पर क्या करना है? डीलिंग करना है। तो रॉबर्ट क्लाइव को पुनः क्या किया गया? बंगाल का गवर्नर नियुक्त करके 1765 में भेजा जाएगा और बोलेगा कि ये युद्ध जो हुआ है
इस युद्ध में जिन जिन लोगों ने आपके क्या किया है, आपके भाग लिया, इनको इस प्रकार से इनके साथ संधि करो कि दोबारा ये अब जो युद्ध करने की सोचे भी ना। ठीक है, ऐसा किसको आदेश दिया गया? रॉबर्ट क्लाइव को। और वास्तव में तो रॉबर्ट क्लाइव स्वर्ग से उतरा सेना नायक है ना। वो बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ है, उसको तो पहले ही से पता था कि अब मुझे जाकर क्या क्या करना है। ठीक है, अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव जब भारत आता, उसके पहले ही मीर जाफर की भारत में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो जो मीर कासिम बक्सर के युद्ध से भाग गया था, तब अंग्रेजों ने क्या किया था? बंगाल के नवाब का पद किसको बैठा दिया था? मीर जाफर को। लेकिन मीर कासिम तो आए ही नहीं और मीर जाफर क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो अब फिर से बंगाल में उत्तराधिकार का संघर्ष है कि किसको नवाब बनाया जाए। ठीक है, तो इन लोगों ने किसे नवाब बना दिया? नजमुद्दौला को। किसको बना दिया? हाँ, तो जब इलाहाबाद की क्या होगी? संधि। तो इलाहाबाद की संधि होगी तो बंगाल का नवाब कौन होगा? जो किसका बेटा है? मीर जाफर का बेटा। ठीक है, तो अब रॉबर्ट क्लाइव कहाँ आने वाला है? भारत। और भारत आएगा दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर। और अब ये क्या करेगा? इलाहाबाद की संधि के लिए क्या करेगा? संपूर्ण प्लानिंग तैयार करेगा। कौन करेगा? आपका। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि बंगाल के संदर्भ में 20 फरवरी 1765 को आपके, सॉरी 20 फरवरी 1765 नहीं, यहां पर फिर क्या होगी? अब संधि होगी। कब? 1765 में। कब होगी? 1765। हाँ सही है डेट, क्योंकि 1764 में तो बक्सर का युद्ध हुआ है। तो संधि कब हो रही है? फरवरी 1765 में हो रही। युद्ध कब हुआ था आपका? 22 अक्टूबर 1764 को। तो युद्ध तो 64 में हुआ है ना। और इलाहाबाद की संधि कब हो रही है? 20 फरवरी 1765। तो डेट आपको याद रखना है, 20 फरवरी 1765 को कौन सी संधि होगी? इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि होगी। तो इलाहाबाद की संधि में सबसे पहले बंगाल के नवाब को निपटाया जाएगा। किसको? और बंगाल का नया नवाब कौन है? नजमुद्दौला। तो नजमुद्दौला से बोले कि अब तुम जो है वो राजस्व नहीं वसूलोगे, और तुम्हारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसका कोई दीवान ईवान राजस्व वसूलने वाला नहीं है। हम बताएंगे कि राजस्व कौन वसूलेगा। तो बोले बताइए साहब, आप ही बता दीजिए। तो बोले कि नया 2 नायाब सूबेदार बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? हाँ, तो बोले हम एक नया पद का गठन कर रहे हैं जिसका नाम है नायाब सूबेदार। इसी को आप उप दीवान के नाम से भी जानेंगे। किसके नाम से? ठीक है, तो चाहे इसे आप नायाब सूबेदार बोल दें और चाहे आप उप दीवान बोले। बोले हमारे 2 एम्प्लॉइज होंगे जो बंगाल में संपूर्ण दीवानी को यानी भू राजस्व को कलेक्ट करके लाया करेंगे। और ये 2 नए पद बनाए जाएंगे। पहले राजस्व वसूली का काम कौन करता था? दीवान। तो दीवान नामक पद समाप्त, अब नया पद उप दीवान, जिसको आप क्या बोलते हैं? नायाब सूबेदार बोलेंगे। इसकी नियुक्ति हमारे अनुसार की जाएगी, और वो व्यक्ति भले आपके ही क्षेत्र के हो सकते हैं, लेकिन हम नियुक्त करेंगे उनको। कौन नियुक्त करेगा? हम। और उनको हटा आप नहीं सकते हमारी अनुमति के बिना। तो कंपनी की अनुमति के बिना आप उन लोगों को हटाएंगे नहीं। तो ऐसे पहले 2 उप दीवान नियुक्त किए गए। किस वाले क्षेत्र में? बंगाल वाले क्षेत्र में। और बंगाल के अंतर्गत आपके क्या आता था? उड़ीसा भी आता था कि नहीं आता था? आता था। और एक क्या आता था आपका? बिहार भी आता था। तो आप देखेंगे कि आपके मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया गया पहला उप दीवान, जो कि बंगाल और आपके उड़ीसा वाले क्षेत्र पर नियुक्त किया जाएगा। और एक आपका नियुक्त किया जाएगा राजा सिताब राय। कौन नियुक्त किया जाएगा? हाँ, तो 2 आपके उप दीवान बनाए गए जो बंगाल के अंतर्गत आने वाले सभी सूबों से आपके राजस्व को एकत्र करके किसको लेकर दिया जाया करेंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्लियर है? दूसरी बात आप देखेंगे कि नजमुद्दौला को बोले कि तुमको नवाब बनाए हैं हमने, तो नजमुद्दौला तुम नवाब बनने के बदले हमको क्या दो? कुछ पैसा वैसा दो। तो 15 लाख रुपए उसे नवाब की गद्दी प्रदान करने के बदले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने कहा कि अब जो है वो बंगाल में क्या बोले? ये आपके बंगाल में जो है वो हम द्वैध शासन लाएंगे। क्या लाएंगे? आपके द्वैध शासन। और ये द्वैध शासन क्या होता है? द्वैध शासन का मतलब होता है आपके एक ही क्षेत्र पे 2 संस्थाएं काम करेंगी। एक आपके दीवानी मामलों को देखेगी। किस मामले को? दीवानी।
और दूसरा जो है वो आपके निजामती मामले। कौन से मामले? निजामती मामले, जिनको फौजदारी मामले के नाम से जाना जाता है। तो दीवानी के लिए तो उन्होंने उप दीवान नियुक्त कर दिए, क्या कर दिए? लेकिन निजामती के लिए बोले कि ठीक है, तुम्हारे प्रशासन के अधिकारी ही क्या करेंगे? निजामती को संभाला करेंगे। लेकिन एक बात बताओ कि जब नवाब के पास तो राजस्व ही नहीं आ रहा है, तो क्या वो निजामती को संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि बंगाल की जनता जो है वो बंगाल के नवाब से असंतुष्ट रहने लगेगी, और निजामती के लिए जो पैसे की जरूरत होगी वो पैसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हिसाब से दिया करेगी। किसको? नवाब को, कि चलो इतने पैसे ले लो और इतने में ही दे दो। तो क्या पर्याप्त पैसा देगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? आंसर है नहीं। तो आप देखेंगे कि द्वैध शासन का क्या किया गया? शुरुआत किया गया, और द्वैध शासन को लाने वाला जो गवर्नर है वो है बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। किस युद्ध के बाद? बक्सर के युद्ध के बाद। किस संधि के माध्यम, किसके साथ संधि के माध्यम से? इलाहाबाद की संधि के माध्यम से। और कौन के साथ संधि करे? नजमुद्दौला के साथ संधि करे। यहां तक की बात क्लियर है? ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि यही इलाहाबाद की संधि जो है वो कहां पर हुई? आपकी 1765 में। किसके साथ होगी अब? अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। किसके साथ? और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन? रॉबर्ट क्लाइव। नजमुद्दौला से कर लिए, वहां डील फिक्स हो गई। कितने लाख रुपए लिए उसको नवाब बनाने के बदले में? 15 लाख। और क्या ले लिया? द्वैध शासन। और दीवानी में वो दो उप दीवानों की क्या कर दी? नियुक्ति, मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय। ठीक है, ये दोनों पहले और अंतिम ही उपदीवान के पद पर रहेंगे। क्यों? क्योंकि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ जाएगा, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये जो वैध शासन है इसका अंत कर दिया जाएगा। तो ये लोग जो हैं वो आपके 1765 में नियुक्त हो रहे हैं, और 73 में उनके पद की समाप्ति ही हो जाएगी। तो उपदीवान पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति भी वही और अंतिम व्यक्ति भी वही रहेंगे। कौन? मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय। ये बात क्लियर है सभी को? ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि वो 1773 में आएगा ना अभी रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बाद तो वो समाप्त हो जाएगा। क्या? द्वैध शासन। लेकिन द्वैध शासन आया कब? बक्सर के युद्ध के बाद। किस संधि के माध्यम से? इलाहाबाद की संधि के। और कब तक रहेगा द्वैध शासन? 1773 तक। और जैसे ही 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आएगा तो द्वैध शासन का अंत, और निजामती और दीवानी दोनों की दोनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथों में ले लेगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहां क्लियर करते हैं। निजामती का अधिकार जो है वो नवाब को दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं आपके? यानी ये कह रहे हैं कि हम अभी बैक साइड प्लेयर ही बने रहेंगे। क्या बने रहेंगे? बैक साइड प्लेयर। और इसीलिए आप देखते हैं कि ये बैक साइड प्लेयर बने रहना चाह रहे थे प्लासी के युद्ध तक, लेकिन जब इन्होंने निजामती के संदर्भ में भी अब बोले कि हम ही पैसे देंगे, तो मतलब अब ये फ्रंट साइड प्लेयर पर आ गए। कौन आ गए? कौन आ गए? ब्रिटिशर्स। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि बक्सर के युद्ध के माध्यम से इन्होंने भारत में अपना प्रत्यक्ष शासन क्या कर लिया? स्थापित कर लिया। क्योंकि निजामती का पैसा भी यही दे रहे हैं। अब पहले निजामती तो वो संभाल लेता था, कौन? नवाब। लेकिन अब बोल रहे हैं कि इसका पैसा भी हम देंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे कि बंगाल पर प्रत्यक्ष शासन की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की किस युद्ध के माध्यम से हुई? बक्सर के युद्ध से। और अप्रत्यक्ष रूप से स्थापना प्लासी के युद्ध के माध्यम से। तो पहले अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई, फिर प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई। किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये सब किसके साथ हुआ? नजमुद्दौला के साथ। लेकिन अब जो दूसरा प्लेयर है वो कौन है? शुजाउद्दौला। कहाँ का नवाब? अवध का नवाब। तो बोले भाई तुम भी तो भाग लिए थे, है ना, तुमने सोचे थे कि तुम भी हमको क्या कर दोगे? हरा दोगे। चलो अब तुम्हें निपटाएं, अब इसकी गर्दन मड़ोड़ेंगे। ठीक है। इससे बोले युद्ध का हर जाना दो। कितना? तो 50 लाख रुपए युद्ध का हर जाना। किससे लिए? शुजाउद्दौला से। ठीक है। किस युद्ध का? बक्सर के युद्ध का। ठीक है। इसके बाद बोले कि हमको कुछ जगह की जमींदारी भी दो। क्या दो? जमींदारी भी दो और दीवानी भी दो। तो दो क्षेत्र लिए अवध वाले। अवध यानी यूपी आज का देखते हो, वहीं पर इलाहाबाद पड़ेगा और वहां पर कड़ा पड़ेगा। क्या पड़ेगा? कड़ा। उसी कड़ा क्षेत्र को कोरा के नाम से भी जाना जाता है। तो इलाहाबाद और कड़ा की जमींदारी और दीवानी दोनों ले ली। ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने बोले कि एक काम करो, ठीक है, तुम्हारा नवाब का पद क्या रहेगा? बना रहेगा, तुम नाम मात्र के नवाब कहलाते रहोगे। लेकिन अब
हम तुमको यानी अवध वाले क्षेत्र को, किस वाले क्षेत्र को, अवध, हम इस अवध वाले क्षेत्र को एक बफर स्टेट के रूप में रखना चाहते हैं। किसके रूप में? अब यहाँ पर ये बफर स्टेट क्या होता है? तो बफर स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जो किसी क्षेत्र पे क्या करेगा, युद्ध की संभावनाओं को रोकेगा। ठीक है, अब मान लो ये बंगाल है, ये क्या है, बंगाल, और ये केंद्रीय मुगल सत्ता। मान लो कि बात केंद्रीय मुगल सत्ता पर क्या हो जाता है, विद्रोह। तो आप बताएं कि यहाँ से यहाँ पर अगर सेना है, यहाँ सेना है, यहाँ क्या है, सेना, तो यहाँ से सेना को जल्दी से यहाँ ले जाना संभव है? बिल्कुल संभव। ठीक है, और मान लो कि बात बंगाल में विद्रोह हो जाता है, तो इस वाले क्षेत्र से यहाँ सेना को जल्दी से ले जाना संभव है। तो बोले अब ये जो अवध है ये हमारा क्या है, बफर स्टेट, यहाँ हमारी सेना रखेंगे हम, क्योंकि यहाँ भी विद्रोह होने की आशंका रहती है और यहाँ भी रहती है। तो हम चाहते हैं कि यार तुम्हारी जगह पर हम क्या रखेंगे, सेना। तो सेना का विकास यहाँ होगा, सेना हमारी रहेगी, लेकिन उस सेना को सुसज्जित करने का, यानी सेना का जितना भी आर्टिलरी गन्स और सब कुछ है, उस सेना पर खर्चा कौन उठाएगा, तुम। तो तुम्हारे पैसे पर सेना रखेंगे और सेना का खर्चा कौन उठाओगे, तुम, और ये सेना ना तुम्हें भी सहायता करेगी। मान लो कि बात तुम्हारे खिलाफ अगर कोई आक्रमण करेगा, तो एक बात देखो, तुम्हारी भी सुरक्षा हो जाएगी और हमारी तो सेना बनेगी। ठीक है, पर इनका मेन मोटिव क्या है, खुद को सुरक्षित करना। अवध के नवाब की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है इनकी, ये तो उसको लॉलीपॉप दे रहे हैं। ठीक है, क्या कि यार इससे हम क्या करेंगे, तुम्हारे ऊपर अगर कभी कोई बाहरी हमले होते हैं तो उस समय में हम तुमको क्या देंगे, सैन्य सहायता देंगे। इसीलिए हम तुम्हारे यहाँ क्या रख रहे हैं, सेना। तो सुजाउद्दौला बड़ा ही सीधा व्यक्ति था, भोला भाला, और भारतीय लोग बहुत भोले होते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, बोला ओके सर, ओके ठीक है, आप रख लीजिए, क्या रख लीजिए, सेना रख लीजिए। तो सुजाउद्दौला के साथ ये संधि हो गई कि इन्होंने उसके ही सैन्य खर्चे पर, उसको खर्चा कौन वहन करेगा, वो, और इसके बाद यहाँ पर इनने अपनी आर्मी को रख दिया। यहाँ तक की बात क्लियर। ऐसा ये जो बफर स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना, आगे भी काम आएगा। जब इनको मैसूर, जब मराठों पर विजय प्राप्त करनी रहेगी ना, तो ये मैसूर को बफर स्टेट के रूप में डेवलप करेंगे। समझ गए, मतलब अब जब इनको मराठों का संघर्ष झेलना पड़ेगा, तो ये पहले मैसूर को बफर स्टेट बनाएंगे ताकि यहां से जल्दी क्या ले जा सकें, आर्मी। समझ में आया। और इसी को आप आगे देखेंगे रिंग फेंस पॉलिसी, और रिंग फेंस पॉलिसी के बाद उसके आगे देखेंगे सहायक संधि। तो ये जो छोटी सी शुरुआत है बफर स्टेट की, यही आगे अंग्रेजों की एक नई पॉलिसी रिंग फेंस पॉलिसी कहलाएगी, और यही रिंग फेंस पॉलिसी आगे चलकर सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस कहलाएगी। तो मैंने उन कॉन्सेप्ट्स का बेस यहां बता दिया है कि यहां से शुरुआत हो रही है। ठीक है, चलो। तो सुजाउद्दौला के साथ संधि में क्या क्या हुआ बताओ फिर से। 50 लाख का हरजाना, इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र, और बोले कि यहाँ पर क्या रखेंगे, आर्मी रखेंगे, और उसका खर्चा तुम उठाओगे। ठीक है, तो संपूर्ण रूप से किसको खर्चा उठाना है, सुजाउद्दौला को। अब आई बात शाह आलम द्वितीय की, है ना। तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने भी क्या किया था, अरे युद्ध किया था, कहां पर, बक्सर के युद्ध में, है ना। तो इसको बोले कि अब तुम्हारी भी पारी, अब तो तुम भी गए, है ना, तुम भी क्या हो गए हो, हार गए। तो इसके साथ भी इलाहाबाद में क्या होगी, संधि। तो बोले अब तुम हमारे अधीन रहोगे, किसके अधीन रहोगे, और तुम्हारी सेना को क्या करते हैं, भंग। ठीक है, अच्छा, इलाहाबाद की संधि में दो नवाब की सेना जो है वो भंग की गई। पहली जो है वो आपके नजमुद्दौला वाली, किसकी वाली, नजमुद्दौला। नजमुद्दौला की सेना का गठन किसने किया था, मीर कासिम ने। तो मीर कासिम की जो सेना है ये आपके इलाहाबाद के नवाब के तहत क्या करवा दी गई, संधि के तहत क्या की गई, भंग कर दी गई। ठीक है, तो अब बंगाल में कोई सेना नहीं रहेगी। ठीक है, और दूसरी जगह जहां पर आपकी सेना भंग की गई वो है दिल्ली वाले क्षेत्र में। तो जो केंद्रीय मुगल सत्ता का शासक शाह आलम द्वितीय है ना, उसकी सेना को भी क्या कर दिया, भंग कर दिया गया, और बोले कि तुमको भी अब जरूरत जब जब पड़ेगी सेना की तो हम देंगे ना। इसीलिए तो अवध में रखवाए हैं सेना को, कि जब दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय को क्या पड़ेगी, सेना की जरूरत। अरे यही तो है, दिल्ली के शासक की सेना भंग करवाए शाह आलम द्वितीय की, और बोले तुमको जरूरत पड़ेगी तो हमने यहाँ रखवा दी है, यहाँ से हम तुमको भेज दिया करेंगे, तुम्हारी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। ठीक है, और यहाँ बंगाल के नवाब नजमुद्दौला को बोले कि तुम्हारी सेना भी भंग करो, तुमको जब सेना की जरूरत पड़ेगी तो हम भेजेंगे।
कहां से भेजेंगे? अवध से। ठीक है, तो दोनों के साथ दोनों जगह की सेना को क्या करवा दिया इन्होंने? भंग कराया। अब आप देखेंगे कि इलाहाबाद में भी इन्होंने क्या करवा दी? किसके साथ जब संधि करी? शाह आलम द्वितीय के साथ। तो इसकी आपकी सेना को भंग करा दिया और पूरा जो है वो आपकी जिम्मेदारी ले ली। किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। इसके अलावा आप देखेंगे इलाहाबाद और कोरा। अब एक बात बताओ, इलाहाबाद और कड़ा किससे लिया था? अवध के नवाब से। और उसके द्वारा जो इलाहाबाद और कड़ा लिया था वो किसको दे दिया इनने? शाह आलम द्वितीय को दे दिया, यानी अल्टी और पलटी। ठीक है, इससे लेके क्या कर दिया? उसको दे दिया। तो बोले इलाहाबाद और कोरा जो है, जो हमने किससे प्राप्त किया है? अवध के नवाब से, वो हम आपको दे देते हैं। किसको दे देते हैं? आपको। लेकिन इसके बदले आपको हमें क्या देना पड़ेगा? तो बोले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी। तो ये एक्सचेंज एग्रीमेंट हुआ है। क्या हुआ है? एक्सचेंज। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तुम हमें दो, इसके बदले हम आपको सिर्फ 2 क्षेत्र की क्या दे दे रहे हैं? दीवानी, इलाहाबाद और कड़ा की। और खुद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो किससे ली थी? शुजाउद्दौला से ली थी। तो ये एक्सचेंज एग्रीमेंट हुआ किसके साथ? शाह आलम द्वितीय के साथ। ठीक है, तो इन लोगों ने बड़े क्षेत्र ले लिए ना, और बोले कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा से हमको जो पूरा राजस्व मिलेगा, उस राजस्व में से हम आपको कितना दिया करेंगे? 26 लाख रुपए। निश्चित रूप से आपको कितना देंगे? 26 लाख रुपए वार्षिक आपको क्या कर दिया करेंगे? भुगतान। इस प्रकार से संपूर्ण बंगाल के अंतर्गत जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा प्रांत तो थे, सूबा आते थे ना, ये आपने कितने बार अभी तक तो देख लिया है कि ये बंगाल क्षेत्र में क्या आता था? बिहार और उड़ीसा और पूरा बंगाल प्रांत। तो संपूर्ण बंगाल प्रांत की दीवानी ले ली उन लोगों ने। किससे? मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से। क्योंकि केंद्रीय सत्ता तो किसकी है? शाह आलम द्वितीय की। और उसको अवध के 2 छोटे क्षेत्र दे दिए। क्या? इलाहाबाद और कड़ा। बोले ये तुम रख लो। ठीक है, और हम तुमको फिर कितना दिया करेंगे? 26 लाख रुपए और दे दिया करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद बोले कि आपको जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या करना पड़ेगा? निजामती तो आपको ही देखनी पड़ेगी, है ना। तो द्वैध शासन की स्थापना हो रही है कि नहीं? हो रही है। निजामती कौन देखेगा? नवाब। और निजामती में क्या क्या आता है? सैन्य मामले, रक्षा संबंधी मामले, पुलिस, न्याय या प्रशासन संबंधी मामले किसमें आते हैं? निजामती में। तो बोले निजामती चलाने के लिए आपको कितना दे दिया करेंगे? 53 लाख रुपए दे दिया करेंगे, ताकि आप इन क्षेत्रों की जनता को भी कुछ कुछ सुविधाएं देते रहा करो, सैन्य सुरक्षा ये सब देते रहा करो। ठीक है, तो ये संधि किसके साथ हुई? शाह आलम द्वितीय के साथ। इस प्रकार से रॉबर्ट क्लाइव ने तीनों के साथ अलग अलग क्या कर ली? संधि। बंगाल के नवाब नजमुद्दौला के साथ, फिर इसके बाद अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ, और केंद्रीय मुगल सत्ता पर शाह आलम द्वितीय के साथ। इस प्रकार से क्या हो गई? इलाहाबाद की संधि हो गई। लेकिन मेरे को एक बात बताओ कि इलाहाबाद की संधि करने की क्या जरूरत थी? भाई ये लोग तो जीते ही थे ना बक्सर के युद्ध में। ठीक है, क्यों ना पूरा बंगाल, अवध और केंद्रीय मुगल सत्ता ये तो इन लोग जीत ही लिए थे। तो अब इन लोगों को जरूरत क्या थी संधि बंदी करने की? नहीं करते, खुद ही को शासक घोषित कर लेते। ठीक है, लेकिन अंग्रेज जो थे वो कई दूरदर्शिता, उनकी दूरदर्शिता या दूरगामी प्रभाव को जानते हुए निर्णय लेते थे। वो ऐसे ही कोई भी निर्णय नहीं लेते थे। इसीलिए इन्होंने इलाहाबाद की संधि करी। और उन्होंने ये जो दूरदर्शिता है वो क्यों करी? इलाहाबाद की संधि करने के पीछे अंग्रेजों के क्या कारण थे? पहला कारण ये था कि एक कंपनी जीत रही है। कौन जीत रही है? कंपनी। कोई देश की शासनिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था नहीं जीत रही है बंगाल को। कौन जीत रही है? कंपनी। और कंपनी में लिमिटेड लोग होते हैं। तो पहली चीज कि पूरा लगभग उत्तर भारत तो जीत लिए भाई। बक्सर के युद्ध से क्या जीत लिए? क्या जीत लिए? अरे क्या जीते भाई? उत्तर भारत। अब तो आप लोग के दिमाग पे आ जाना चाहिए। ठीक है, देखो ये दिल्ली जीत लिए, हाँ या नहीं? फिर इसके बाद अवध जीत लिए, और ये बंगाल भी तो जीत लिए। तो ये पूरा नॉर्थ इंडिया पूरा नहीं जीत लिए क्या? तो इतना बड़ा नॉर्थ इंडिया जीतने के बाद क्या अंग्रेज बेवकूफ हैं जो खुद को शासक नहीं बना रहे हैं? नहीं, वो जानते थे कि कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता है उसके मन में आज भी उनके नवाबों की प्रतिष्ठा है। यदि जनता उनके विरुद्ध हो गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हो गई, अपने नवाबों की प्रतिष्ठा को क्या रखने के लिए? कायम रखने के लिए। तो हम तो इतने से संख्या में है, मुट्ठी भर हैं, और वहां तो पूरे इतनी सारी जनता है, क्या हम उनके सामने टिक पाएंगे? नहीं। तो यहाँ पर सोचा कि नहीं यार, इनको नाम मात्र का नवाब तो
बना रहना दिया जाए। क्यों? क्योंकि बंगाल में भी, दिल्ली में भी और आपके अवध में भी, तीनों ही क्षेत्र में जनता के मन में नवाब की एक प्रतिष्ठा बनी हुई है। तो पहला तो इनने जनता के मन में जो प्रतिष्ठा किसकी बनी थी, नवाब की, उसको टच करने की नहीं सोची। ठीक है। दूसरी बात आप देखेंगे कि इनके पास खुद ही प्रशासनिक अधिकारी इतने नहीं हैं कि ये इतने पूरे क्षेत्र में अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की नियुक्ति करके और दीवानी भी और निजामती भी सब संभाल लेते। इतना इनके पास कहना चाहिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रुप नहीं है ऑफिसर्स का। तो इनके पास प्रशासनिक अधिकारियों की क्या थी, कमी थी। और दूसरा, कलकत्ता काउंसिल में बैठे जो आपके काउंसिल के मेंबर्स हैं वो, और लंदन में बैठा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके निदेशक का कहना था कि इस तरीके का कोई विस्तार नहीं करना। ठीक है, तो उन्होंने भी मना कर दिया। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब पूरा उत्तर भारत जीत लेगी तो यहाँ पर तो अन्य यूरोपीय शक्तियां भी भारत में बैठी हैं। अभी कौन है आपके, पुर्तगाली भी तो हैं। कौन है आपके, पुर्तगाली भी हैं, डच भी हैं, डेनिश भी हैं। कौन है आपके, डेनिश भी हैं और फ्रांसीसी भी हैं। तो क्या ऐसा भी तो हो सकता था कि ये लोग एक अपना गठबंधन बना लें यहाँ के उत्तर भारतीय जनता के साथ, और गठबंधन बना के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो जाए, एक साइड। तो क्या इस स्थिति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत पाती, इतने लोगों के गठबंधन से नहीं जीत पाती। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस प्रकार का भी डर था कि ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलाहाबाद की संधि करने का फैसला लिया। नहीं तो वो चाहती तो संपूर्ण उत्तर भारत में अपने आप को एक छत्र अंग्रेजी साम्राज्य की शक्ति घोषित कर सकती थी। किस युद्ध के माध्यम से, बक्सर के युद्ध के माध्यम से। ठीक है, तो इलाहाबाद संधि के करने के पीछे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या कारण थे, ये आपने जान लिया। अब चूंकि दो महत्वपूर्ण युद्धों को आप क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो अब आप लोगों को ये जानना है कि इन दो युद्धों का महत्व क्या क्या है। क्या जानना है, दो युद्धों का महत्व क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है वो हम प्लासी के युद्ध का महत्व जानेंगे। किसका युद्ध का, प्लासी। तो प्लासी के युद्ध का महत्व देखिए। प्लासी के युद्ध के महत्व आप जानेंगे तो आप देखेंगे कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब की स्थिति क्या हो गई, कमजोर हो गई। ठीक है, आप देखेंगे कि नवाब तो सत्ता में बना रहा, ठीक है, लेकिन दीवानी मामले किसने ले लिए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो आंतरिक रूप से तो परिवर्तन हुआ था, ठीक है। और दीवानी यानी राजस्व मामले जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिए तो बंगाल का नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या हो गया, निर्भर हो गया। ठीक है, लेकिन इस समय में निजामती मामले उसके हाथ में थे। किसके, आपके बंगाल के नवाब के। एक और बात कि इसके बाद प्लासी के युद्ध के बाद नवाब के अधिकारियों की नियुक्ति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लगी, हस्तक्षेप, और अपने मन के अधिकारियों को क्या करने लगी, रखने लगी। जिसके कारण नवाब की अपनी जो प्रशासनिक तंत्र है उसमें उसके पसंद के अधिकारी नहीं होंगे और वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चमचे होंगे, तो क्या वो नवाब की बात सुनेंगे, नहीं। तो भाई नवाब को प्रशासन में क्या होने लगी, असुविधा होने लगी। किस युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद। और इसके बाद आप देखेंगे कि इस युद्ध के बाद फाइनली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डचों और फ्रांसीसियों को हराकर या उनके हटाने के बाद अपना बंगाल में क्या किया, पूरा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आपके व्यापारिक संबंधों को स्थापित कर लिया। किस युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद। ठीक है, लेकिन इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका कौन सा युद्ध है, बक्सर का। कौन सा युद्ध है आपका, बक्सर का। तो बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए, तो हम देखेंगे कि बक्सर के युद्ध के बाद जो आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका संपूर्ण उत्तर भारत पर उत्तराधिकार हुआ। पूरे उत्तर भारत की राजनीति पर उनका प्रभाव बढ़ गया। दिल्ली भी मिल गया, अब तो अवध भी मिल गया। क्या मिला, दिल्ली भी मिला, अवध भी मिला और बंगाल तो मिले मिला। तो संपूर्ण उत्तर भारत की राजनीति पर उनका क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। जबकि प्लासी के युद्ध में सिर्फ कहां पर आए थे, बंगाल में, और बक्सर के युद्ध के बाद संपूर्ण उत्तर भारत में। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि अंग्रेज जो है अब वास्तविक रूप से भारत में, उत्तर भारत में, अरे भाई दिल्ली में मुगल सत्ता ही तो थी, तो मुगल सत्ता का अधिकारी अब आपके दम पर रह रहा है, आपके अधीन रह रहा है। तो वास्तविक रूप से क्या हो गए, अधिकारी बन गए, कौन, अंग्रेज। फिर इसके बाद सुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था उसने अंग्रेजों के साथ क्या कर ली, मित्रता कर ली। दिल्ली का सम्राट शाह आलम द्वितीय था, उसने भी अंग्रेजों की सैन्य शक्ति पर क्या हो गया, वो निर्भर हो गया, क्योंकि इसकी सेना भी क्या कर दी गई, भंग कर दी गई। और अवध में उन्होंने अपनी सेना रखवा के बोला कि इसी से आपको हम क्या कर दिया करेंगे, सहायता कर देंगे। तो अब बताओ, क्या मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी विकलांग हो गया, किस युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध। प्लासी के युद्ध में तो इन लोगों ने भाग लिया नहीं था, बक्सर के युद्ध के बाद ज्यादा विस्तृत स्तर पर प्रभाव और परिणाम पड़ रहे हैं।
कंपैरिजन भी आप कर पाए कि प्लासी के युद्ध का बाद क्या हुआ और बक्सर के युद्ध के बाद। फिर आप देखेंगे कि बंगाल के नवाब के समस्त अधिकार क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। ठीक है, और आप देखेंगे अब तीनों ही, कौन कौन, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और दिल्ली का नवाब, ये सभी क्या हो गए, अब अंग्रेजों की ही सहायता पर निर्भर हो गए। और इस प्रकार से अंग्रेजों ने क्या कर लिया, संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना अधिकार स्थापित किया, यहाँ से प्राप्त होने वाले राजस्व पर अपना अधिकार स्थापित किया। और जब ये उत्तर भारत वाला क्षेत्र अंग्रेज जीत गए, कौन सा वाला क्षेत्र, उत्तर भारत वाला क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र जब इनने जीत गए तो अब इनकी नजर जो है वो दक्षिण भारत पर है। किस पर है, तो उत्तर भारत पर बक्सर के युद्ध के बाद जितने भी आर्थिक और वित्तीय संसाधन अर्जित होंगे, उन्हीं संसाधनों का प्रयोग दक्षिण भारत के क्षेत्र में अपने साम्राज्य विस्तार को करने के लिए करेंगे। आगे आप देखेंगे इसी अनुक्रम में अंग्रेज एंग्लो मैसूर वॉर में विजय होंगे, इसी अनुक्रम में अंग्रेज एंग्लो मराठा वार क्या करेंगे, जीतेंगे। और बक्सर की युद्ध ने ही अंग्रेजों की संपूर्ण भारत पर विजय के द्वार खोल दिए। ठीक है, तो ये जो संपूर्ण भारत है, अब जब ये तो जीत लिया और इसके बाद ये, तो अब बताओ पूरा भारत नहीं जीत लिया क्या, तो संपूर्ण भारत पर जो विजय प्राप्त करने का दरवाजा है वो किस युद्ध ने खोला, बक्सर के युद्ध ने खोला। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध जो है इसने अंग्रेज को संपूर्ण भारत पर एक शक्ति के रूप में, नियंत्रण सत्ता के रूप में स्थापित करने का क्या किया, प्रयास किया। इसीलिए बक्सर का युद्ध बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ बंगाल पर इनका पूर्ण रूप से राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो गया और बंगाल में अंग्रेज एक शासक शक्ति के रूप में उदित हुए। ये था आपका किस युद्ध का महत्व, बंगाल के, आपके बक्सर का युद्ध का महत्व। ठीक है, तो फाइनली आज आपका कंप्लीट हो गया है क्या, बक्सर का युद्ध। कल हम लोग अवध में एक उत्तराधिकारी राज्य की स्थापना पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग रिपीट कर लीजिएगा आज ये सारी चीजें, फिर अवध कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।